लॉ फॉर जस्टिस में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी दूसरे वर्ड्स में बोले तो कॉमन सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कहाँ पर लागू है और यूनिफॉर्म सिविल कोड किस किस को इफेक्टेड होता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से लोगों के, भारतीय नागरिकों के जीवन पर क्या इफेक्ट होगी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वर्ड्स के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल मतलब कि सिविल कानून अलग होते हैं और क्रिमिनल कानून अलग होते हैं। सिविल कानून के जो व्यक्ति के सामाजिक जीवन के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि इंसान यानी नागरिक जो है वो जब पैदा होता है उसके बाद उसके लाइफ के रिलेटेड जो इन केस कि भाई बच्चे को दत्तक गोद किसी ने लिया तो गोद के लिए कौन से कानून लागू होते हैं। जब उसका विवाह हुआ, उसकी शादी हुई, तो शादी के जो मैरिज के जो एक्ट्स है, कानून है, वो जो लागू होते हैं उसको क्या है, सिविल कानून बोलते हैं। व्यक्ति का जो प्रॉपर्टीज है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज जो एक्ट्स जो है वो भी सिविल कानून है। तो व्यक्ति के जीवन के आसपास में रीति रिवाज, संस्कृति, ये सब जो है वो सिविल कानून है कि व्यक्ति के जीवन के आसपास जो इफेक्ट करते हैं वो सब कानून जो है वो सिविल कानून है, सिविल नेचर के कानून है। और दूसरे जो कानून है वो है क्रिमिनल नेचर के कानून, कि मर्डर करना, किसी के ऊपर अटैक करना या लूटपाट करना, चोरी करना, ये सब जो है वो क्रिमिनल किस्म के कानून है, क्रिमिनल प्रकार के कानून है। तो सिविल और क्रिमिनल दो कानून हुए। उसमें जो सिविल कानून जो है वह व्यक्ति के सामाजिक जीवन ऊपर, कौटुंबिक जीवन ऊपर, उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट करते हैं वो है सिविल कानून। के नागरिक के, व्यक्ति के, इंसान के जीवन के साथ जुड़े हुए, उसके मान्यता के साथ जुड़े हुए, उसके शादी ब्याह के साथ जुड़े हुए, उसके अगर उस व्यक्ति का अवसान होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो अपने वारसदारों के अंदर कैसे बंटवारा किया जाएगा, उसके रिलेटेड जो कानून है वो जब सिविल कानून के अंदर आते हैं। अब सिविल कानून के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कानून और दूसरा जो ऑप्शन है वो है कॉमन, अपने पर्सनल सिविल कानून यानी पर्सनल लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कानून के अंदर सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून आयद किए जाते हैं, सबको एक ही प्रकार के कानून क्या है, लागू होते हैं। और दूसरा प्रकार जो है वो पर्सनल लॉ है। हम सोचे कि अभी भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग बहुत सालों से, बहुत वर्षों से रहते हैं। आज़ादी के पहले भी रहते थे और आज़ादी के बाद भी अलग अलग धर्म के, अलग अलग मान्यता रखने वाले लोग रहते हैं। तो पहले से यही रीत रिवाज चला आ रहा है कि भाई हर मजहब के लोग, हर धर्म के, हर मान्यता रखने वाले लोग अपने मान्यता के हिसाब से, अपने धर्म के, अपने मजहब के हिसाब से अपनी जिंदगी जो है वो जिएंगे और उसके जो कवानीन है, जो कायदे है, जो लॉज है वो अपने हिसाब से, पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद बंधारण के अंदर भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी व्यक्ति को, इंसान को क्या है, अपने मजहब क्या है मानने के अंदर, उसके प्रचार प्रसार के अंदर, अपने जो मजहब, जो मान्यता है उसके ऊपर चलने का, उसका प्रचार करने का और अपनी जो धार्मिक स्थान जो है वो बनाने का, उसके अंदर पूजा पाठ करने का, हर तरह की क्या है स्वतंत्रता दी रखी है। तो इसी तरह पहले से भी अपने पर्सनल कानून चले आ रहे हैं। अब क्या है, भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम, पारसी और यहूदी, ये जो माइनॉरिटीज है उनके अलग पर्सनल लॉज हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, यहूदी पर्सनल लॉ, तो पारसी पर्सनल लॉ, इसी हिसाब से उनकी शादी ब्याह भी उसी तरह से होती है, उसी नियम से, उसी लॉज से होती है। और
उनकी अगर तलाक होती है, उनकी जो शादी ब्याह का जो अंत होता है वो भी अपने खुद के कानून से होती है। और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है कि भाई पिता के अवसान के बाद, उनके डेथ के बाद उनके वारसदारों में कितने कितने % क्या है प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की जावे, ये जो कानून है अपने पर्सनल हिसाब सबके अलग अलग है। तो इसी हिसाब से फैमिली लॉज के अंदर जो है कानून अलग अलग सबके लिए है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये चाहा जाता है कि जो कानून सब है सबके लिए एक ही कानून बन जावे। हिंदू कोड बिल जो लेकर आए उसके अंदर जो कानून रखे हुए हैं वो कानून के हिसाब से क्या है पूरा देश के अंदर जितने भी मजहब है सबके लिए कानून एक ही हो, यानी कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही चाहा जाता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, सबके लिए एक ही प्रकार के कानून हो जावे, उसी को ही कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब अभी देखने जावे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन कौन से राज्य में लागू है, तो 2 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। एक तो गोवा जो पहले से ही लागू है, और 2024 में जो लागू हुआ वो उत्तराखंड में लागू हुआ। अब पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अलग अलग हुआ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपोज में हर कोई नहीं है, बहुत से जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं, और बहुत से जो लोग हैं जो यूनिफॉर्म सिविल के कोड के विरोध में हैं। कि जिसको समझ में आता है वो पक्ष में रहते हैं, और जिसको समझ में नहीं आता, जिसको लगता है कि उससे नुकसान है, तो वो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपोज में हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में जो लोग हैं, जो ग्रुप हैं, जो मानने वाले हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, तो उन लोगों के यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के फेवर में कौन से तर्क रखते हैं वो हम देखेंगे, और जो अपोज में जो लोग हैं, जो विरोध में हैं, वो लोग कौन से तर्क रखते हैं वो हम जानेंगे। उसमें जो पक्ष में तर्क रखने वाले फेवर में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में जो तर्क रखते हैं, वो सबसे पहला तर्क ये रखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। उसका पहला कारण बताते हैं कि कानूनी प्रणाली का सरलीकरण, कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो अलग अलग जो लॉज है, अलग अलग मजहब के अलग अलग जो पर्सनल लॉज है उसके अंदर जाना नहीं पड़ेगा, एक ही कानून से सबका काम चल जाएगा। सबसे पहला उनका तर्क ये है। दूसरा तर्क है समान नागरिकता समझने वालों का, कि समानता को बढ़ावा देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जो समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि हर मजहब के लोगों को समान कायदा देकर सबको समान रखना, ये क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड देता है। इसलिए ये तर्क रखते हैं कि समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तीसरा क्या है पक्ष में जो तर्क रखते हैं वो है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, यानी कि धर्म जो अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून जो है वो सब एक हो जावे, ताकि जो भारत जो धर्मनिरपेक्ष है वो अलग अलग धर्म अलग अलग पालते हैं तो वो क्या है बंद हो जावे, और जो है सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जावे। तो इसीलिए ये तीसरा तर्क रखते हैं। चौथा तर्क जो फेवर में रखते हैं वो है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद क्या होगा कि महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा, और जो पुरुष और महिलाओं के बीच जो भेद है वो खत्म हो जाएगा। किससे? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से। तो ये पक्ष में तर्क है। उसके बाद जो पांचवा तर्क है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि भारत के अंदर जो सब राज्य है, सब धर्म है, सबको क्या है एक बनाना, सबको एक जैसे बनाना, यानी एकीकरण करना, उसको क्या है बढ़ावा देता है। और उसके बाद जो पक्ष में तर्क है आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना,
यानी कि मॉडर्नाइजेशन को, भारत को मॉडर्न इंडिया बनाना, कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो क्या है, भारत एक मॉडर्न देश बन जाएगा। जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, जापान वो लोग हैं, ऐसे ही भारत को क्या है, एक मॉडर्न देश बनाने के लिए क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में लोग तर्क देते हैं। उसके बाद वैश्विक छवि में सुधार के यूसीसी को लागू करने के बाद भारत की जो छाप है, छवि है वैश्विक देशों के अंदर, तो उसके अंदर हमारी छाप जो है वो सुधरेगी, अपग्रेड होगी, ये क्या है, मानना है। ये 6-7 जो है वो यूसीसी के फेवर में दिए गए तर्क हैं। उसके बाद यूसीसी के क्या है, अपोज में दिए गए लोगों के जो तर्क है वो हम देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो है अपोज में दिया हुआ तर्क कि आम सहमति का अभाव, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करना होगा तो उसके अंदर आम पब्लिक की, कॉमन पीपल की क्या है, उनकी सहमति नहीं होगी, उसको क्या है, जबरदस्ती लागू करना पड़ेगा। यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं सब लोग उसके अंदर क्या है, सहमत नहीं होंगे। यानी कि पहला जो विरोध में जो तर्क है ये यही है। दूसरा है कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ, कि भारत में अगर अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबके लिए अगर एक ही कानून बन जाएगा तो क्या है, उसके अंदर सबको न्याय दिलाना ये उचित बात नहीं होगी, सही तरह से न्याय नहीं दिला सकेंगे, ये चुनौतियां सामने आएंगी। उसके बाद तीसरा जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपोज में जो तर्क है वो है कि धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा, कि भारत क्या है, अलग अलग धर्मों से बना हुआ पूरा देश है, यानी कि अनेकता में एकता ये रखने वाला भारत देश है। अगर ये लागू हो गया तो क्या है कि भारत में जो हर कम्युनिटी के अंदर जो लगाव है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और व्यक्ति की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके ऊपर खतरा हो जाएगा। ये उसका विरोध में तर्क है कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर क्या है, लोगों को खतरा है। उसके बाद बहुसंख्यकवाद का भय, कि जो मेजोरिटी है तो मेजोरिटी के हिसाब से फिर देश चलने लगेगा, तो देश के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ जो है वो उनको धार्मिक क्रियाकांड करने में, धार्मिक अपने धर्म के हिसाब से चलने में बहुत बड़ा भय उसके अंदर छुपा हुआ है। ये यूसीसी के अपोज में किया हुआ एक तर्क है। उसके बाद सामाजिक अशांति का खतरा, कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो देश के अंदर हर जगह जगह पर क्या है, सामाजिक अशांति फैलेंगी, विरोध होंगे और लोगों के अंदर क्या है, मारामारी होगी, दंगे होंगे। इसी तरह देश के अंदर बहुत बड़ा क्या है, नुकसान हो जाएगा और देश की जो एकता जो है वो क्या है, कमज़ोर हो जाएगी। संघवाद को कमज़ोर करना, कि भारत के अंदर जो लोगों के अंदर एकता है, संघ है, मजबूती है, एक दूसरे के साथ जुड़कर लोगों के साथ काम करते हैं, तो क्या है, अगर ये लागू हो गया तो भारत के अंदर क्या है, लोगों के अंदर एक दूसरे के अंदर वैर जहर ईर्ष्या क्या है, पैदा हो जाएगी और भारत जो है वो कम्युनल हिंसा के अंदर क्या है, भिड़ जाएगा और देश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये क्या है, उसके अपोज में, यूसीसी के अपोज में जो लोग तर्क देते हैं ये उन लोगों के तर्क हैं। तो आप हमने क्या है, डिस्कस किया कि जो लोग यूसीसी को लागू करने के फेवर में जो तर्क देते हैं और जो लोग क्या है, यूसीसी को लागू करने के अपोज में तर्क देते हैं, तो हमने ये चीज़ सुनी। तो आपका क्या मंशा है कि यूसीसी देश भर में लागू होना चाहिए या लागू नहीं होना चाहिए? अगर लागू हो गया तो देश का नुकसान होगा या देश का फायदा होगा? अगर आप क्या सोच रहे हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि देश के अंदर यूसीसी लागू होना चाहिए या लागू नहीं होना चाहिए। अगर लागू होना चाहिए तो क्यों लागू होना चाहिए, और यूसीसी देश के अंदर लागू नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं लागू होना चाहिए, एक एक रीज़न देकर कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट दिए।